यह है दुनिया की सबसे कठिन सीमा। यह उन दो देशों के बीच है जहां दुनिया की एक तिहाई आबादी रहती है। ये दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनके बीच में ऊंचे पहाड़, छोटे देश और बहुत सारे विवादित इलाके हैं, जिन्होंने इस जगह को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में बदल दिया है। यहाँ दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के सैनिक आपस में लड़ते तो हैं, लेकिन गोलियों से नहीं, बल्कि लाठियों और पत्थरों से। हाल के ही कुछ वर्षों में इन्हीं लाठियों से एक दूसरे के कई सैनिकों को मार डाला है। और डर यह है कि अगर किसी एक सैनिक ने भी गलती से मशीन गन चला दी तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। और आज इन पहाड़ों में दोनों तरफ के हजारों सैनिक कड़ाके की ठंड में एक दूसरे के सामने तैनात हैं। चीन अब न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, और वहीं अमेरिका भी यहाँ अपना दबाव बढ़ा रहा है, जिससे कि भारत एक पेचीदा स्थिति में फंस गया है। जैसे जैसे दुनिया की स्थितियां बदल रही है, यह मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। तो चलिए इस प्रतिद्वंदता के सबसे बड़े प्रतीक यानी कि सीमा से शुरुआत करते हैं। शुरुआत में चीन और भारत की सीमा ऐसा नहीं था कि 1940 के दशक में जब ये दोनों देश आधुनिक देश बने तो इन्होंने एक दूसरे को शांतिपूर्ण तो अस्तित्व का वादा दिया था। ये दोनों नए स्वतंत्र देश शुरू में बहुत ही मिलनसार थे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलकर काम करना चाहते थे, और वे एशियाई और अफ्रीकी देशों की एकता के बड़े सपने देख रहे थे। अगर 1940 का नक्शा वैसा ही रहता तो शायद शांति बनी भी रहती, क्योंकि तब तिब्बत इन दोनों देशों के बीच एक स्वतंत्र दीवार की तरह खड़ा था। उस समय भारत और चीन के बीच कोई सीधी सीमा भी नहीं थी, क्योंकि बीच में तिब्बत का विशाल ठंडा रेगिस्तान था। तिब्बत जिसकी अपनी संस्कृति और दलाई लामा जैसे धार्मिक नेता थे, जो कि एक मध्यस्थ राज्य की तरह थे। लेकिन जल्द ही चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए तिब्बत पर नियंत्रण करने का फैसला किया और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां सेना भेजी। हालांकि चीन ने वादा किया था कि तिब्बत अपनी आंतरिक आजादी बनाए रखेगा, लेकिन अब भारत और चीन पहली बार सीधे सीधे एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। एक तरफ चीन तिब्बत की स्वतंत्रता छीनने के लिए, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत तिब्बत की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए। भारत ने शुरू में दोस्ती बनाए रखने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे जैसे तिब्बत में चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ी, वहां के लोगों में लगा कि उनकी आजादी छीनी जा रही है, और तिब्बतियों ने विद्रोह कर दिया। और उन्हें डर था कि दलाई लामा का अपहरण हो जाएगा। और इसी बीच दलाई लामा बर्फ से ढके पहाड़ों और नदियों को पार कर पैदल ही भारत भागा, और भारत ने दलाई लामा को शरण दी, जिससे कि चीन और उसके नेता माओ बुरी तरह से चिढ़ गए। और भारत ने दलाई लामा को एक पहाड़ी शहर में रहने की जगह भी दी, जहां उन्होंने अपनी निर्वासित सरकार बनाई, और उनके साथ हजारों तिब्बती भी भारत आए, जो आज भी वहां रहते हैं और तिब्बत की आजादी की उम्मीद रखते हैं। चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ साजिश रच रहा है, और दोस्ती के वादों के कुछ ही साल बाद दोनों देशों में दुश्मनी पैदा हो गई, और साल 1962 में सीमा विवाद को लेकर युद्ध छिड़ गया। और यह विवाद आंशिक रूप से अंग्रेजों द्वारा नक्शों पर खींची गई उन लकीरों की वजह से था, जिन्हें जमीन पर कभी ठीक से नहीं नापा गया। हम इस युद्ध पर फिर से लौटेंगे, लेकिन पहले एक जरूरी बात। 1962 में भारत के लिए वह हार बहुत ही बड़ा झटका थी, और उस समय चीन ने आसानी से जीत हासिल की और विवादित इलाके के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ये दोनों देश अविश्वास के जाल में फंसे हुए। सीमा विवाद आज भी सुलझा नहीं है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। दोनों पक्ष उन इलाकों पर अपना हक जताते हैं जो असल में दूसरे के पास है, और दशकों की कोशिश के बावजूद यह मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है। परमाणु हथियार आने के बाद खतरा और भी बढ़ गया, इसलिए 90 के दशक में उन्होंने सीमा पर बंदूकों का इस्तेमाल न करने का समझौता किया। लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों ने सीमा पर सड़क और हवाई पट्टियों का जाल बिछा दिया है। चीन यहाँ बुनियादी ढांचे के मामले में भारत से कुछ आगे भी निकल गया है। चीन ने तिब्बत में सड़कें का जो विकास किया है वह हैरान करने वाला है, और इधर भारत भी अपनी तरफ से सुरंगें और सड़कें बना रहा है, ताकि सेना हर मौसम में सीमा तक पहुंच सके। और चीन ने तो सीमा के पास सैकड़ों नए गांव भी बसा दिए, ताकि वह जमीन पर अपना दावा मजबूत कर सके। और वहीं भारत भी इसका मुकाबला कर रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से चीन का पलड़ा भारी है, और ये सड़कें और गांव आम नागरिकों के उद्देश्य के लिए कहे जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल सैनिकों और टैंकों के लिए किया जा सकता है। और 2020 में हुई हिंसक झड़प में कई सैनिक मारे गए, जिसने 45 साल की शांति को भंग कर दिया। आखिर ये देश इन बंजर पहाड़ों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि यह जमीन भले ही खेती के लायक ना हो, लेकिन यह उनकी राष्ट्रीय और पहचान और संप्रभुता का सवाल है। दोनों देश अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन सीमा ही एकमात्र मोर्चा नहीं है। व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों देश के स्वार्थ जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां भी तनाव कम नहीं। शुरू में इन्होंने व्यापार नहीं किया, लेकिन 80 के दशक के बाद चीन
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है। भारत चीन से मोबाइल, मशीनरी, दवाइयाँ etc भारी मात्रा में खरीदता है और बदले में कच्चा माल बेचता है। दिक्कत यह है कि भारत चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है लेकिन बेच बहुत कम पाता है। एक डेटा का अनुसार 80% व्यापार चीन के पक्ष में, जबकि भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जब सीमा पर तनाव बढ़ा तो भारत ने चीन के ऐप और निवेश पर रोक लगा दी और चीन ने भी पलटवार करते हुए जरूरी खनिज की सप्लाई रोक दी और अब भारत चीन को एक मौके के बजाय एक खतरे के रूप में देख रहा है। और अब भारत और चीन के बीच समुद्री सीमा की भी बात करते हैं। हिंद महासागर भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसका सारा तेल और व्यापार यहीं से गुजरता है। लेकिन अब चीन की नौसेना भी यहाँ अपनी ताकत दिखा रही। चीन अपने समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने के बहाने यहाँ बंदरगाह और सैन्य अड्डे बना रहा है और चीन का हिंद सागर में बढ़ता दखल भारत के प्रभाव को कम कर रहा है। चीन ने श्रीलंका और अफ्रीका में भारी निवेश किया है और भारत को डर है कि इन बंदरगाहों का इस्तेमाल भविष्य में युद्ध के लिए किया जा सकता है। इन्हें अक्सर मोतियों की माला की रणनीति कहा जाता है, जिससे कि भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है और भारत ने इसके जवाब में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिलाया है, जिसे क्वाड कहा जाता है। और अब यह मुकाबला जमीन से निकलकर समुद्र तट तक भी पहुंच गया है। वैश्विक रणनीति में भारत हमेशा स्वतंत्र रहा है। वह न तो रूस के साथ पूरी तरह से खड़ा है और न ही अमेरिका के ही साथ। भारत आज भी रूस से तेल और हथियार खरीदता है, लेकिन साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के भी करीब जा रहा है। भारत अब बहुत संरेखित होने की कोशिश कर रहा है, यानी सबके साथ दोस्ती लेकिन अपनी शर्तें पर। हालांकि अमेरिका को पूरी तरह से विश्वसनीय मानना भारत के लिए मुश्किल रहा है, खासकर ट्रंप जैसे नेताओं के आने के बाद, जिन्होंने भारत पर कड़े टैक्स लगा दिए। और ट्रंप के दबाव के बाद भारत और चीन के बीच बातचीत का एक नया रास्ता खुला है। वे अब फिर से हाथ मिलाते दिख रहे हैं ताकि अमेरिकी दबाव का सामना किया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि ये देश एक दूसरे पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। भारत आज एक मुश्किल मोड़ पर है। उसे व्यापार के लिए चीन, हथियार के लिए रूस और सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत है और इन तीनों के बीच संतुलन बनाना लगभग असंभव काम है, लेकिन भारत को इसी रास्ते पर चलना होगा। भारत और चीन के बीच हिमालय की सीमा सिर्फ एक जमीन के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां तिब्बत से भारत आती है और चीन इन नदियों पर बांध बना रहा है, जिससे कि भारत को डर है कि युद्ध के समय चीन पानी की सप्लाई रोक सकता है या फिर अचानक पानी छोड़कर बाढ़ भी लग सकता है और यह जल कूटनीति आने वाले समय में तनाव का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी लड़ा जा रहा है। भारतीय पावर ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम पर होने वाली साइबर हमलों के पीछे अक्सर चीनी हैकर्स का हाथ माना जाता है। वहीं भारत ने सैकड़ों चीनी ऐप्स को बैन करके अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा की है, लेकिन तकनीक के मामले में चीन की बढ़त को कम करना एक बड़ी चुनौती। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत अब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है और भारत चाहता है कि वह सेमीकंडक्टर और दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन के बजाय खुद पर या फिर अन्य मित्रों देशों पर निर्भर रहे। लेकिन चीन की विशाल उत्पादन क्षमता को टक्कर देना रातों रात संभव नहीं। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव जैसे छोटे देशों में प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत और चीन के बीच चेकबुक डिप्लोमेसी की जंग चल रही है। चीन भारी निवेश करके इन देशों को अपने पाले में खींचना चाहता है, जबकि भारत अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निकटता को उपयोग कर रहा है। भारत और चीन का रिश्ता 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक कहानी है। यह मुकाबला सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं का है। भारत जहां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं चीन एक दलीय कम्युनिस्ट शासन के तहत आने वाले वर्षों में एशिया के शांति और स्थिरता इसी बात पर निर्भर करेगी कि ये दो दिग्गजों अपने मतभेदों को कैसे सुलझाते हैं या कम से कम उन्हें युद्ध में बदलने से कैसे रोकते हैं। तो अंत में सवाल यह नहीं है कि भारत और चीन के बीच युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है कि ये दो दिग्गजों देश इस जटिल प्रतिद्वंदिता को कैसे संभालते हैं। हमने देखा है कि कैसे हिमालय के चोटियों से लेकर हिंद महासागर की लहरों तक और फिर ग्लोबल इकोनॉमी के विकास तक यह लड़ाई हर जगह फैली हुई है। भारत आज एक अनोखे मोड़ पर है। वह किसी एक पक्ष का मोहरा नहीं बनना चाहता है बल्कि अपनी खुद की ताकत पर खड़ा होना चाहता है। लेकिन चीन की आर्थिक पकड़ और रूस के साथ पुराने हथियारों के रिश्ते और अमेरिका की बदलती कूटनीति के बीच यह रास्ता किसी पतली रस्सी पर चलने जैसा है। इन दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आने वाले दशकों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। क्या ये पड़ोसी देश फिर से शांतिपूर्ण स्व अस्तित्व का रास्ता खोज पाएंगे या फिर 3500 किलोमीटर की सीमा आने वाले पीढ़ियों के लिए भी अविश्वास का प्रतीक बनी रहेगी। यह सिर्फ नक्शा और सेनाओं की बात नहीं बल्कि यह दुनिया की 1/3 आबादी की भविष्य की बात। तो इस कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस तरह की और भी कहानियों को गहराई से समझना चाहते हैं
और हमारी शोध प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक्सप्लेन टुडे को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड मैं एक इंडियन होने के नाते आपसे यही कहूंगा कि राष्ट्र है तो हम हैं, इसलिए मेड इन इंडिया की तरफ भागे। एंड दूसरा, जॉब की तरफ नहीं बिजनेस की तरफ भागे, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जॉब से कहीं ज्यादा बिजनेस से मजबूत होता है। इसलिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचे जो यूजफुल हो, जिसे मार्केट में आसानी से सेल किया जा सके, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि कोई प्रोडक्ट किसी व्यक्ति का जीवन को इजी बनाता है तो वो उसे जरूर परचेज करे। इसलिए हम सभी को जितना हो सके उतना चाइनीज प्रोडक्ट का अवॉइड करे एंड इंडियन प्रोडक्ट को ही खरीदे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।